नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन भाकर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चरलिस्ट भाकर में। आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो बीएससी एग्रीकल्चर के सेकेंड ईयर के सेकेंड सेमेस्टर के जो कोर्स लगता है जीपीबी 21221 है, जीपीबी 221 है, उसके बारे में रहने वाला है। इसके बारे में पहले हमने 8 लेक्चर कर लिए हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 9 रहेगा और आज का जो हमारा लेक्चर है वो लास्ट लेक्चर रहेगा इसमें, जिसमें कि हमें इसकी जो नॉर्मल परिभाषाएं हैं उनके बारे में बात करेंगे। जिसमें पहली परिभाषा हमारी आती है बीज की। बीज क्या होता है? पुष्प के परिपक्व बीजांड का वह भाग जिसमें भ्रूणपोष से भ्रूणे और जो बीज आवरण है वो पाया जाता है, यानी कि सीड कोट भ्रूणपोष भ्रूण और भ्रूणपोष तीन चीजें पाई जाती हैं, उसे बीज कहते हैं। या एक और परिभाषा होती है इसकी, पौधे का वह भाग जो किसी नए पौधे को जन्म देता है, जैसे कि जड़, तना, पत्ती, जो फूल आदि है वो। फिर आता है कंपोजिट सैंपल। कंपोजिट सैंपल क्या होता है? दो या दो से अधिक प्राथमिक सैंपलों को मिलाकर जो सैंपल बनाया जाता है उसे कंपोजिट सैंपल कहते हैं। फिर आता है रोगिंग। रोगिंग क्या होता है? रोगिंग अवांछनीय पौधों को हटाने की प्रक्रिया, यानी कि मुख्य फसल से अवांछनीय पौधों को हटाने की प्रक्रिया। अवांछनीय पौधे क्या क्या होते हैं? पहला बात करें तो वीड हो जाएगा, वीड अवांछनीय पौधे में आ जाएगा। दूसरा आ जाएगा हमारी जो अन्य क्रॉप है, अन्य फसल। फिर अन्य किस्म आ जाएगी, किस्म। और फिर क्या जाएगा? रोगी पौधे। इनमें चारों में से जो भी होता है उसे, इन चारों को हटाने की जो क्रिया है उसे रोगिंग कहते हैं। इसी में एक परिभाषा और आ जाती है उन्मूलन की। उन्मूलन में क्या होता है? किसी पौधे को खेत से उखाड़ कर अन्य जगह ले जाकर जलाकर या मिट्टी में दबाकर खत्म किया जाता है, उसे उन्मूलन कहते हैं। यह क्रिया उस रोगी पौधे में की जाती है जिसमें जो रोग है वो एक पौधे से दूसरे पौधे में लगने वाला हो, यानी कि हवा के साथ एक खेत जो फैलने वाला रोग होता है उसका जो पौधा है उसे उखाड़ कर अन्य जगह ले जाकर जलाया जाता है, उसे उन्मूलन कहते हैं। फिर आता है कैरियो और सीड। क्या होता है? कैरियो और सीड की बात करें तो जो मान लीजिए जो ब्रीडर है उसके पास 100 kg सीड है किसी पौधे के, अगर वह 100 kg किसी अन्य एक खेत में उगा देगा और वहां पर बाढ़ या सूखा हो गया और बीज बिल्कुल खत्म हो गया तो उसकी वो क्या है, किस्म ही खत्म हो जाएगी। इसलिए वह क्या करता है, 100 kg सीड है उसके पास तो उसमें से 70 kg उगा देगा और 30 kg क्या कर लेगा, संरक्षित कर लेगा अगली बार बोने के लिए। पादप प्रजनक अपने जो सीड है उसमें से कुछ भाग अगली वर्ष बीजने के लिए रख लेता है, यानी संरक्षित कर लेता है, उसे कैरी ओवर सीड कहते हैं, यानी कि वो अगले वर्ष के लिए रख लेगा, कैरी ओवर सीड। ये परिभाषा होगी इसकी। इसके बाद आता है सीड टेक्नोलॉजी। कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें उन्नत व उत्तम बीज उत्पादन करने के लिए जो खेती की क्रिया है, जैसे कि जो सीड सोइंग, उत्पादन, भंडारण, संरक्षण, जो ड्राइंग वगैरह है उनमें परिवर्तन करके और उत्तम व उन्नत बीज उत्पादित किया जाता है। अनुवांशिक शुद्धता और भौतिक शुद्धता बनाए रखी जाती है। इसमें दो परिभाषा और बात और कर ले हम, उन्नत बीज और उत्तम बीज। उन्नत बीज क्या होता है? जो हमारी नॉर्मल जो वैरायटी है उससे अच्छे गुण होने चाहिए, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, उत्पादन क्षमता, कीट प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होनी चाहिए। उन्नत किस्म तो वह हो गई। और उत्तम किस्म की बात करें तो उत्तम किस्म वह होगी जिसकी भौतिक शुद्धता अच्छी हो और बीज और दिखने में अच्छी हो और उसमें अन्य रोगी पौधे के बीज या खरपतवार के बीज न हो। और इसके बाद में बात करें आरवी क्या होती है? रियल वैल्यू होती है, रियल वैल्यू। आरवी की रियल वैल्यू तो फुल फॉर्म हो गई और हिंदी में इसे वास्तविक मूल्य कहते हैं। इसका जो सूत्र होता है वो होता है जर्मिनेशन प्रतिशत इंटू प्योरिटी प्रतिशत बटे 100। ये रियल वैल्यू का क्या हो गया? सूत्र हो गया। इसके बाद में बात करें तो जीओटी, ग्रो आउट टेस्ट। ग्रो आउट टेस्ट जीओटी फुल फॉर्म होगी। ग्रो आउट टेस्ट क्या होता है? ग्रो आउट टेस्ट जो बीज ढेर है उसमें से एक सैंपल लिया जाता है और उसे जो स्टैंडर्ड वैरायटी है उसके साथ उगाया जाता है, यानी कि अलग अलग दोनों को उगाया जाता है और फिर उनका जो देखभाल की जाती है कि कौन से में कौन सा जो गुण हमें चाहिए वो मिला है या नहीं मिला और दोनों में अंतर क्या है वैरायटियों में, उसे ग्रो आउट टेस्ट कहते हैं। इसके बाद में आता है एनएससी, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। इसकी फुल फॉर्म हो गई और इसकी स्थापना है वो 1963 में हुई थी। और इसके बाद में बात करें वर्किंग सैंपल क्या होता है?
मान लीजिए स्टे जो सीड टेस्ट लेबोरेटरी है उसमें हमने 1 kg सीड दिया, 1 kg सीड दिया टेस्टिंग के लिए। अगर उस टेस्टिंग के लिए 1 kg सीड दे दिया, सीड सैंपल 1 kg का दिया है, उसमें से सीड जो टेस्ट है उसका 100 ही ग्राम का टेस्ट किया जाएगा, ऐसे मान लो आप। तो जो 1 kg में से 100 ग्राम लिया जाता है उसे वर्किंग सैंपल कहते हैं, यानी कि इस 100 ग्राम सीड है उसी पर वर्क किया जाता है, इसलिए इसे वर्किंग सैंपल कहते हैं। जो स्टेट सीड टेस्ट लेबोरेटरी में जो सैंपल भेजा जाता है उसमें से जो बीज टेस्टिंग के लिए लिए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, वर्किंग सैंपल कहते हैं। इसके बाद में आ गया आइसोलेशन डिस्टेंस। आइसोलेशन डिस्टेंस क्या होता है, एक किस्म से दूसरे किस्म के बीच में जो दूरी रखी जाती है उसे आइसोलेशन डिस्टेंस कहते हैं। इसके बाद में डेवलपमेंट वेरिएशन। डेवलपमेंट वेरिएशन क्या होगा, मान लीजिए एक वातावरण में लगातार हम कोई किस्म की बुआई कर रहे हैं, उसमें धीरे धीरे परिवर्तन आता रहता है वातावरण में, तो उससे अनुवांशिक जो पौधे आए उसमें भी अन्य परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं, उसे डेवलपमेंट वेरिएशन कहते हैं। फिर आता है मेल सर्टिलिटी। मेल सर्टिलिटी क्या होता है, नरबंध्यता। नरबंध्यता 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 क्या होता है, जो नर है उसमें क्या होगा, जो या तो पुष्प पर नर जो फूल है वो आएंगे ही नहीं, यानी कि नर पुष्प या तो पुष्प पर आएंगे ही नहीं, और अगर आएंगे तो वो परागण नहीं करेंगे, यानी कि निष्क्रिय रूप से आकर और खत्म हो जाएंगे, वो परागण की क्रिया नहीं करेंगे। ठीक है, वो तो नरबंध्यता होगी। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं मेल जो सीड रिप्लेसमेंट रेट। सीड रिप्लेसमेंट रेट क्या होता है, जो देसी किस्म है किसान में क्या करता है, लगभग देसी किस्म बीजता है, यानी कि और कुछ किसान क्या होते हैं वो प्रमाणित बीज बीजते हैं, प्रमाणित बीज। तो जो किसान देसी किस्म को छोड़कर प्रमाणित किस्म बीजना शुरू कर देता है उसे रिप्लेसमेंट कहते हैं, यानी कि लोकल वेराइटी को नए बोकर किसान अगर जो सर्टिफाइड वेराइटी है उसको बोता है तो उसे सीड रिप्लेसमेंट रेट कहते हैं। इसके बाद में बीज विष्क्रमण आ गया। बीज विष्क्रमण क्या होता है, जो बीज जनित रोग लगते हैं जिन बीजों में उन्हें रसायनों से उपचारित कर एक परत चढ़ाई जाती है बीज पर, जिसे बीज विष्क्रमण कहते हैं इस क्रिया को। इसके बाद में पीबीआर। पीबीआर की फुल फॉर्म होती है प्लांट ब्रीडर राइट्स। प्लांट ब्रीडर राइट्स क्या होते हैं, सरकार उसे प्लांट ब्रीडर को अधिकार देती है कि किन किन जगह पर आप एक्शन ले सकते हो। ठीक है, वो प्लांट ब्रीडर राइट्स हो गया। इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, पीबीआर की काफी बार पूछी गई है। टीएलएफ सीड, टी से ट्रूथफुल, टी से ट्रूथ, एफ से फुल सीड। ट्रूथफुल लेबल्ड सीड हो गया, एल से लेबल होगा, लेबल्ड सीड। ट्रूथफुल लेबल्ड सीड क्या होता है, वह बीज जो बीज प्रमाणीकरण संस्था के मापदंडों के अनुसार उत्पादित किया जाता है, लेकिन वह सर्टिफाइड नहीं करा पाता उस बीज को किसान है, तो किसान उसे अपनी जिम्मेवारी पर बाजार में बेचता है, उसे ट्रूथफुल लेबल्ड सीड कहते हैं। इसका जो बीज टैग है वो ओपेल ग्रीन कलर का होता है, और जो इसका टैग साइज है वो 15x10 सेंटीमीटर का होता है। और इसके बाद में आ गया वेराइटी। किसी जाति के वे पौधे जिनके लक्षण समान होते हैं उनके समूह को वेराइटी कहते हैं या किस्म कहते हैं, यानी कि किसी जाति के वे पौधे जिनका लक्षण या गुण समान होते हैं उनके समूह को किस्म कहा जाता है। फिर आता है डोकेज। डोकेज क्या होता है, डोकेज का सूत्र की बात कर लेते हैं हम। जो सैंपल है, सीड सैंपल है, उसका वेट लिया जाता है, टोटल वेट, और इसमें अशुद्धियों का वेट लिया जाता है और इंटू 100 किया जाता है, यानी कि सीड सैंपल में जो अशुद्धियों का प्रतिशत होता है उसे डोकेज कहते हैं। इसके बाद में आ गया मिनिमम सीड स्टैंडर्ड। मिनिमम सीड स्टैंडर्ड क्या होता है, जो बीज प्रमाणीकरण संस्था है वो एक मापदंड रखती है कि इससे ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए, इससे कम नमी नहीं होनी चाहिए, इससे कम जो मिनिमम है वो इतने सीड हो सकते हैं, यानी कि इसके अलावा ज़्यादा सीड नहीं होनी चाहिए। यानी कि अन्य एक बात कर लेते हैं, मैंने आपको उसमें वीट में बताया था, वीट में बताया था कि उसमें जो हिरणखुरी है उस सर्टिफाइड सीड में 2% 5 बीज अलाउ होते हैं। सर्टिफाइड सीड में हिरणखुरी के 5 बीज अलाउ होते हैं पर केजी के आधार पर। तो ये क्या है, मिनिमम स्टैंडर्ड है, यानी कि इससे ज़्यादा अगर बीज होंगे तो वो बीज सर्टिफाइड नहीं किया जाएगा। तो मिनिमम स्टैंडर्ड क्या होता है, बीज प्रमाणीकरण संस्था के द्वारा जो मापदंड रखे जाते हैं, न्यूनतम मापदंड रखे जाते हैं, उन्हें मिनिमम सीड स्टैंडर्ड कहते हैं।
हैं। इसके बाद में बात करें जीएम क्रॉप क्या होती है। जी से जेनेटिक, एम से मॉडिफाइड। जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप जो अनुवांशिक रूप से रूपांतरित किस्मों को जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप कहते हैं और इनका उपयोग है कीट प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता, उत्पादन बढ़ाने आदि के लिए की जाती है। और टेट्राजोलियम टेस्ट क्या होता है, जो सी टेस्ट के लिए उपयोग में लिया जाता है। एक विलियन होता है, विलियन में सीडों को डाला जाता है, यानी कि गेहूं का बीज डाल दिए तो उसमें 70% बीज अगर लाल हो जाते हैं, 30% सफेद रह जाते हैं, तो 70% बीज है उनकी तो अंकुरण क्षमता अच्छी है, यानी कि वो तो अंकुरित हो सकते हैं, और 30% जो बीज है वो अंकुरण योग्य नहीं है। इसके बाद में बात करें तो SSTL की फुल फॉर्म क्या होती है। SSTL की फुल फॉर्म होती है स्टेट सीड लेबोरेटरी, स्टेट सीड टेस्ट लेबोरेटरी, स्टेट सीड टेस्ट लेबोरेटरी। और इसके बाद में आता है ऑर्थोडॉक्स सीड, रिक्लायरेंट सीड और इंटरमीडिएट सीड। तो ये तीनों एक ही बीज के प्रकार होते हैं, यानी कि ये बीज भंडारण की जो वैधता है उसको उसके आधार पर बीजों का 3 प्रकार से बांटा जाता है, वो इसके प्रकार है। तो इसको मैं मिटो लेता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद में बताएंगे इनको। और जो ऑर्थोडॉक्स सीड होता है वह इसकी जो भंडारण क्षमता है वो ज़्यादा होती है, यानी कि सबसे अधिक भंडारण क्षमता ऑर्थोडॉक्स सीड की होती है। और ऑर्थोडॉक्स सीड क्या होता है, इसको मिनिमम 5% तक सुखाया जा सकता है, यानी कि अधिक तापमान पर इसको 5% यानी कि मिनिमम नमी है उसको 5% तक लाया जा सकता है। इसका उदाहरण की बात करें तो धान्य फसलें हो गई, जैसे मक्का की बात कर लेते हैं। मक्का होगा, धान्य फसल में नहीं, मक्का इसका उदाहरण होगा ऑर्थोडॉक्स। इसकी यानी कि भंडारण क्षमता ज़्यादा होती है और कम नमी पर ज़्यादा समय तक भंडारित किया जा सकता है। फिर आता है रिक्लायरेंट सीड। रिक्लायरेंट सीड क्या होगा, इसको 15 से 20% नमी से अगर इसे और सुखाया जाता है, यानी कि 15 से 20% से कम नमी कर दी जाती है, तो बीज है वो उसकी डेथ हो जाती है, बीज की डेथ हो जाती है इससे कम सुखाने पर। यानी कि इससे ज़्यादा सुखाएंगे बीजों को तो बीजों की डेथ हो जाती है, जैसे कि मैंगो, जैक फ्रूट यानी कि कटहल, मैंगो और कटहल इसका उदाहरण हो गया। फिर आता है इंटरमीडिएट सीड। वहाँ पर आपको जो इसकी स्पेलिंग नहीं दिख रही होगी, यहाँ पर लिख देता हूँ, इंटरमीडिएट सीड। यह इन दोनों के बीच का भाग होता है, यानी कि इसको 10 से 12% नमी पर लंबे समय तक भंडारित किया जा सकता है। यह इंटरमीडिएट सीड हो गया। यहाँ पर जो हमारी परिभाषाएं हैं वो कंप्लीट होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।